एक समय की बात है। एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। एक रात हरिया अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहां से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुंचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद भाई, मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोलकर कहता है, क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे, जिससे ये गांव अब श्रापित हो चुका है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा? तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा, इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए। कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन अपनी आधी फसल उस पहाड़ी के ऊपर बनी काली गुफा में छोड़ के आनी होगी। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है।
बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। क्या करूं, वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, संभल के जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। हरिया बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान, मैं क्या वापस आऊंगा? लगता है अब तो मेरी खबर ही आएगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है। आज तो मैं गया काम से। जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। हरिया अनाज की बोरियां वहां रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहां आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया यहाँ आना। आज तो बहुत अनाज आया है, इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे, ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लोग तो तुम्हें सच में असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले। हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे। हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।
ये कहानी है लक्ष्मी की, जो सेठ बलदेव सहानी के घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के 3 भाई थे, जो गांव के साहूकार थे। तीनों के तीनों हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे, और लक्ष्मी अपने तीनों भाइयों की जान थी। जब लक्ष्मी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। यजमान, बेटिया की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वो एक बहुत ही साधारण परिवार का है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी बेटी को अपने घर ही रखने वाले हैं, हमें तो घर जमाई चाहिए। लेकिन यजमान, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव है, ये युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बातें सुनकर सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। और फिर कुछ महीनों में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। शुरू में दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की मां सरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की। ना इस घर में ढंग का सोफा है, ना गद्देदार पलंग और ना ही टीवी। ए जी, आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। नहीं लक्ष्मी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी छोटी बातों पे विमल से झगड़ा किया करती। उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन फेंक फेंक कर विमल को मारती। विमल बेटा, ये क्या है, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? माँ, ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके बाप के घर में जाकर रहूं, घर जमाई बनकर। भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और इसीलिए हमारी रोज अनबन होती है। एक काम कर, तू उसे अच्छे से समझा कि अब यही उसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने घर चलने के लिए जोर डालने लगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको यहाँ गरीबों की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा के पास सब कुछ है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। अगर आप खुद से मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं मेरे भाइयों से बोलकर आपको जबरदस्ती यहाँ से उठवा लूंगी। बहू की ये बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। इसके तीनों भाई तो इतने शक्तिशाली है, मेरे बेटे का क्या हाल होगा। ये मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो किसी गरीब की बेटी ब्याह लाती, कम से कम कोई आफत तो नहीं आती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपनी पूरी दुख भरी दास्तान बताई। अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बलों को दबाना चाहते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है, सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है, जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। बाबा जी, मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी? वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। अपने बेटी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। कोई है यहाँ? क्या आज एक इंसान यहाँ खुद चलकर आया है? वो भी मेरा खाना बनने।
मैं आपसे मिलने आई हूँ। मिलने? मुझसे? हाँ। वो भी खुद चल के? बताओ बताओ क्या बात है? सरिता ने डायन को अपनी कहानी सुनाई। उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूंगी। तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ तुम में आ जाएंगी। तब मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम डायन बनके यहीं गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी में निकल सकोगी बाहर, क्योंकि डायन की शक्तियाँ सिर्फ रात को ही काम करती हैं। क्या तुम्हें ये मंजूर है? विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़े तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियां सरिता में चली गईं और अब डायन आजाद होकर एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई। यहां पूरा दिन हो गया था। विमल ने गांव में जाकर मां को ढूंढा, लेकिन मां कहीं नहीं मिली। रात को वो घर पहुंचा तभी लक्ष्मी उस पर बरस गई। ये सब सरिता अपनी शक्तियों से देख रही थी और उसी समय सरिता डायन के रूप में वहां पहुंची। सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई। सरिता जोर जोर से हंसने लगी। हालतू जलाल तू आई बला को टाल तू, 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 हालतू जलाल तू आई बला को टाल तू। जैसे तैसे रात को लक्ष्मी सो गई और सुबह होते ही अभी अपने भाइयों को बताती हूँ कि आपने मुझे बेलन से मारा। लक्ष्मी दरवाजे से पांव बाहर डाल ही रही थी कि सरिता ने अपने हाथ लंबे कर कर लक्ष्मी के पांव पकड़ लिए। अब तुम इस चौखट के बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेतुका करने जाती थी, सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और बेचारी लक्ष्मी डायन से डरकर घर के कोने में दुबक कर बैठी रहती। हालतू जलाल तू आई बला को टाल तू, हालतू जलाल तू आई बला को टाल तू, हालतू जलाल तू आई बला को टाल तू। विमल दिन रात अपनी माँ को याद करके रोता। तू कहाँ है माँ? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? बेटा विमल, मैं यही हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। ये सब सुन विमल बहुत डर जाता है। डर मत बेटा, बस मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया। जा रही हूँ, मगर एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की भी तूने या तेरे घर वालों ने सोची तो मैं यहाँ फिर आ जाऊंगी। जी 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 माँ जी। तभी तो कहते हैं माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। माँ एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अनिल को बचपन से बाबा, जोगियों और जंतर मंतर पर बड़ा भरोसा था।
उसे कोई कुछ भी जादू टोना बता दे, कुछ भी कह दे, वो तुरंत मान लेता था। अरे अनिल भाई, यहाँ कैसे? ओ मिहिर, कैसे हो? पूरे 10 साल बाद तुम्हें देखा है। बस ठीक हूँ, ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा। अरे तुमने आज तक ये हरा पत्थर पहन रखा है? हाँ भाई, कॉलेज के समय पूरी पॉकेट मनी देकर उस जादूगर से पत्थर लिया था। उसने कहा था इसे पहनते ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो भाई पत्थर ने कोई कमाल दिखाया? अभी तक तो नहीं, पर मुझे यकीन है जल्द ही कुछ होगा। मैं तो तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, ये सब जादू मंत्र कुछ नहीं होता दोस्त। तू देख ना, ये अंगूठी मुझे बड़ा आदमी जरूर बनाएगी। चल, भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद अनिल एक विज्ञापन पढ़ता है। चेहरा देखकर भविष्य बताने वाले बाबा। बाबा जी से पूछ आता हूं, मेरा भाग्य कब बदलेगा? अनिल बाबा के पास जाता है। आइए आइए, ये बाबा हिमालय से आए हैं। 25 सालों तक बर्फ में रहने के बाद बाबा ने ये सिद्धि पाई है। सिर्फ 5,000 रुपए दीजिए और अपना भविष्य देखिए। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? यहाँ क्या प्याज बिक रहा है जो तुम मोल भाव कर रहा है? पूरे पैसे निकाल वरना निकल ले। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो पैसे। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। 10 साल से बड़ा आदमी बनने के सपने देख रहा हूँ। ये सपने कब पूरे होंगे? कभी नहीं। तेरे चेहरे पर लिखा है, तू अगले 2 महीने में मर जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? यही सच है। अनिल रोते रोते घर आता है। रात भर वो कुछ सोचता रहता है। सुबह होते ही वो बैंक चला जाता है। सर, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, आप जरूरी कागज ले आइए। अनिल को लोन मिल जाता है। अगले दिन, बानी, ये लो तुम्हारे नए बंगले की चाबियां। अब तुम्हें इस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं जी? हाँ, सही कह रहा हूं। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें अपना नया बंगला दिखा कर आता हूं। बानी तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है बाहर एक चमचमाती कार खड़ी है। क्या क्या ये कार हमारी है? हाँ हाँ, हमारी ही है। आओ बैठो। अनिल बानी को बंगला दिखाकर घर ले आता है। अगली सुबह, बानी, अगले महीने हम बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। उससे पहले सिंगापुर घुमाते हैं। क्या ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये सब सच है। घूम के आते हैं, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। कुछ दिन बाद सिंगापुर से लौटते समय, ए जी, अब तो बताइए, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? देखो, तुम घबराना मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए। अब मेरी जिंदगी बस 1 महीने की और है। हाय, मैं मर गई। नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं मरने वाला हूं। अब चुप होकर मेरी बात सुनो। बोलिए। मैंने 1 करोड़ का लोन लेकर तुम्हारे लिए गाड़ी और बंगला लिया है। तुम्हें सिंगापुर भी घुमा दिया। मैं मर गया तो लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं तो जा रहा हूं, पर मैंने तुम्हारे ऐशो आराम की व्यवस्था कर दी है। पर आप क्यों मर रहे हो? मुझे एक बहुत बड़े बाबा जी ने बताया है कि मैं मरने वाला हूं। अच्छा, जाने से पहले अगर मेरे सोने की कंगन। मैं मर रहा हूं, तुम्हें अपने गहनों की पड़ी है। देखो जी, आप तो मर जाओगे, मुझे तो जीना पड़ेगा ना। इसी सोसाइटी में सबके साथ बिना कंगन पहने रहना। अच्छा, चलो कुछ पैसे बचे हैं, तुम कंगन भी ले ही लो।
1 महीने बाद। ये बंगला तो बहुत सुंदर है जी। मुझे क्या, मैं तो अब मौत के दिन गिन रहा हूँ। गिनने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब याद है। कल 2 महीने होने वाले हैं। हे भगवान, कैसी बीवी दी है तूने मुझे, मेरी मौत का दिन याद किए बैठी है। अगली रात। अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। हो ना हो आज रात को ही मेरा टिकट कट जाएगा। अब कहाँ जाने की टिकट कर रहे हैं जी? मैं भी चलूंगी। चल, मरने जा रहा हूँ, तू भी चल। ओह अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। हे भगवान, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ करो प्रभु। मेरे कंगन वापस मत लेना, बाकी इनकी प्रार्थना सुन लो भगवान। अगली सुबह मियाँ बीवी खुशी से नाचने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। जी, हम लेना देना बैंक से बोल रहे हैं। आपकी पहली किश्त 1 लाख रुपए अब तक नहीं आई है। आप जल्दी कीजिए वरना हमें पुलिस भेजनी पड़ेगी। हाय राम, ये तो मैं भूल ही गया। अब क्या होगा, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? 1 लाख देने होंगे? इससे तो अच्छा आप। अरे भगवान, चुप हो जा। मैं आज ही एक गाड़ी, बंगला, गहने बेचकर सारा का सारा लोन चुकाता हूँ और उस बाबा को हिमालय वापस पहुंचा दो। कितने सालों से इन बाबाओं ने मुझे मूर्ख बना रखा है। आज समझ आया, ये सब फालतू की बातें हैं। सच कहते हैं, जान बची तो लाखों पाए। आपकी जान बच गई, पर मेरे कंगन तो चले गए ना। हाय मेरे कंगन। शिक्षा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इतनी देर से साइकिल चला रहा हूँ, अब तो मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर उस बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। फिर दीपक एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक जोरदार आवाज से उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल उसकी साइकिल लेकर भाग रही है। अरे मर गया, अरे ये चुड़ैल तो मेरी साइकिल लेकर भाग रही है। अरे कोई तो मेरी साइकिल बचाओ। फिर एक दिन 2 औरतें उस जंगल से गुजर रही होती है। आज तो हमें बाजार से लौटने में बहुत देर हो गई। हाँ, तुमने सही कहा। आज भी अगर मैं देरी से घर पहुंची तो मेरा पति तो बहुत नाराज हो जाएगा। तभी उन दोनों औरतों के पीछे से चुड़ैल उड़ती हुई आती है और दोनों की चोटी एक साथ काट लेती है। ओह, मेरी चोटी! अरे मर गई रे। अरे तेरा नाश पिटे, हमारी चोटी काट कर ले गई। अब तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तेरा सत्यानाश हो। देखते ही देखते गांव में उस चुड़ैल का डर चारों ओर फैल जाता है। एक दिन रमेश अपनी पत्नी के साथ उस जंगल से गुजरते हुए अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? जरा जल्दी जल्दी पैर चलाओ, रात होने से पहले हमें गांव पहुंचना है। और कितनी तेज चलूं जी, आप तो हर वक्त बस मुझे डांटते ही रहते हैं। तभी वो चुड़ैल उड़ती हुई आती है और रमेश के बाल पकड़कर हवा में उसे उड़ा कर ले जाती है। अरे मर गया रे! अरे चुड़ैल तो मुझे कहाँ लिए जा रही है? अरे कोई तो बचाओ रे! हाय, मेरे पति को चुड़ैल उठा कर ले जा रही है। कोई मेरे पति को बचाओ! चुड़ैल की रोज रोज की इन हरकतों से तंग आकर एक दिन सभी गांव वाले इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मुखिया जी के घर पहुंचते हैं। अरे मुखिया जी, बाहर आइए। तभी मुखिया घर से बाहर आते हैं। अरे क्या बात है भाइयों, आप सभी गांव वाले यहाँ एक साथ क्यों आए हैं? तभी विमला कहती है, अरे क्या बताऊं मुखिया जी, उस जंगल वाली चुड़ैल ने तो मेरी चोटी काट ली। अरे क्या बताऊं मुखिया जी, वो चुड़ैल तो मेरी नई साइकिल लेकर 9-2-11 हो गई। तभी रमेश की पत्नी कहती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो चुड़ैल तो मेरे पति को ही उड़ा कर ले गई। तभी मुखिया कहते हैं, अब आप लोगों से क्या छुपाऊं,
वो नास पीटी चुड़ैल मेरे सर की पगड़ी उड़ाकर ले गई है। मैं भी जंगल से जा रहा था, तभी चुड़ैल उड़ती हुई आई। अब ये पगड़ी मैं पहनूंगी। अरे अरे मेरे पगड़ी! फिर मुखिया जी उदास होकर कहते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी गांव वालों की भीड़ में खड़ा बब्बन मुखिया जी के सामने आकर कहता है, मुखिया जी, आप चिंता न करिए, मैं उस चुड़ैल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगी। तभी गिरधारी कहता है, बड़ा आया चुड़ैल को सबक सिखाने। बेटा, अभी तुम्हारा बाला उस चुड़ैल से पड़ा नहीं है। अरे बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है, कुछ करके दिखाओ तो माने। तो ठीक है, कल मैं अकेला जंगल में जाऊंगा और उस चुड़ैल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर अगले दिन बब्बन उस जंगल में पहुंच जाता है और चुड़ैल को आवाज देने लगता है। अरे चुड़ैल दीदी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। तभी चुड़ैल बब्बन के सामने आ जाती है। आज पहली बार कोई इंसान मुझे ढूंढता हुआ इस जंगल में आया है। अरे तू कहाँ से आया है और मेरे लिए क्या खुशखबरी लाया है? मेरा नाम बब्बन है और मैं चुड़ैलों के राजमहल से आया हूँ। चुड़ैलों की रानी पूतना ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकूं, और अगर तुम परीक्षा में पास हो जाती हो तो तुम बाकी चुड़ैलों के साथ उस राजमहल में हमेशा के लिए रह सकती हो। चुड़ैल खुश होकर कहती है, क्या तू सच कह रहा है? मुझे चुड़ैलों के राजमहल में रहने का मौका मिलेगा? अरे अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। वैसे भी मैं इस जंगल से तंग आ चुकी हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें राजमहल में रहने का मौका मिलेगा। चलो पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं और तुम उनसे क्या क्या कर सकती हो? मैं गायब हो सकती हूँ, बड़े बड़े हाथियों को हवा में घुमाकर फेंक सकती हूँ, और इतना ही नहीं, मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ। ये सारी खूबियाँ तो सभी चुड़ैल में होती है। कुछ और बताओ, जैसे कि क्या तुम अपने शरीर का आकार घटा बढ़ा सकती हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं चाहूँ तो अपने शरीर को एक छोटी सी चींटी के जितना छोटा बना सकती हूँ, और अगर मैं चाह लूँ तो इस बड़े से पेड़ से भी बड़ी बन सकती हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। आंखों से देख लूंगा तभी मानूंगा। फिर बब्बन एक कांच की बोतल नीचे जमीन पर रख देता है और उस चुड़ैल से कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम इस बोतल के अंदर समा गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बाकी चुड़ैलों से ज्यादा ताकतवर और गुणी हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाती हूँ। फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल अपने शरीर को छोटा करके जमीन पर रखी बोतल के अंदर चली जाती है। तभी बब्बन जल्दी से उस बोतल का मुंह ढक्कन से बंद कर देता है। अरे अरे चालाक आदमी, ये क्या किया तूने? बड़ी आई थी राजमहल में रहने वाली। अरे चुड़ैल, आज से ये कांच की बोतल ही तेरा राजमहल है। फिर बब्बन उस बोतल को ले जाकर बहती हुई नदी में फेंक देता है और इस तरह बब्बन अपनी होशियारी से उस चुड़ैल को सबक सिखाता है। शिक्षा, हिम्मत और होशियारी से दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक नौजवान रहता था। मोहन का शरीर गठीला और बहुत सुंदर था। मोहन रोज सुबह शहर में काम करने जाता और फिर शाम को अपने गांव लौट आता। गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो रोज मोहन को जंगल से आते जाते देखती थी। फिर कुछ समय बाद मोहन की शादी राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हो जाती है। एक दिन मोहन अपनी पत्नी राधा से कहता है, राधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे लिए सुबह सुबह खाना बना दिया करो। मैं रोज काम पर देरी से पहुंचता हूँ। मैं क्या करूँ जी,
सारा दिन घर के काम करके मैं तो थक जाती हूँ, इसलिए मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम अपने घर में एक नौकर रख लें। अरे भाग्यवान, अभी हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम कोई नौकर रख सके। कल से मैं सुबह खाना खुद बना लिया करूंगा। खुश? इतना कहकर मोहन घर से चला जाता है। फिर अगले दिन से मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। जब खाना बना ही रहा हूँ तो घर के सभी लोगों के लिए बना लेता हूँ। फिर मोहन रोज सुबह सबके लिए खाना बनाता और शहर में काम करने चला जाता। दूसरी तरफ राधा घर में सारा दिन आराम करती और घर के बाकी काम अपनी सास से करवाती। हे भगवान, ये बुढ़ापे में तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है, जो ऐसी बहू को मेरे पल्ले बांध दिया है। फिर कुछ दिनों बाद राधा मोहन से नई साड़ी और गहनों की जिद करती है। मोहन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी ये सब खरीदने में असमर्थ है, लेकिन राधा नहीं मानती और राधा के रोज रोज के नखरों से तंग आकर मोहन गुस्से में घर से निकल जाता है। कब वो जंगल में पहुंच जाता है उसे भी पता नहीं चलता। तभी एक चुड़ैल की नजर मोहन पर पड़ती है। अरे, मैं तो घर से बहुत दूर आ गया हूँ। ओहो, रात भी बहुत हो गई। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। फिर मोहन वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। चुड़ैल भी मोहन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर मोहन अपने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। तभी उसकी राधा दरवाजा खोलती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख मोहन को थोड़ी हैरानी होती है। फिर राधा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि औरत का असली गहना उसका पति होता है। आगे से मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये देखकर मोहन उसे माफ कर देता है। फिर अगले दिन से राधा रोज सवेरे उठकर मोहन के लिए खाना पकाती, घर के सारे काम करती, साथ ही साथ अपनी सास ससुर की खूब सेवा करती। अपनी पत्नी में आए इस परिवर्तन को देख मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन राधा की सास राधा से कहती है, बहू, आज मैंने घर में हवन रखा है। बाबा जी किसी भी वक्त आते होंगे तो सब तैयारी करके रख दे। जी माँ जी। फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी अपने चेले के साथ उनके घर पर आते हैं। अलख निरंजन, आइए आइए बाबा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर बाबा जी हवन की तैयारी शुरू करते हैं और मोहन और राधा को हवन में बैठने के लिए कहते हैं। मोहन तो वहां आकर बैठ जाता है, लेकिन राधा वहां आने से मना कर देती है। तब मोहन राधा से कहता है, अरे भाग्यवान, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तभी बाबा जी को राधा पर कुछ संदेह होता है। अलख निरंजन, माँ जी, तुम्हारे बहू के हाव भाव देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि इसके अंदर किसी चुड़ैल का वास है। बाबा जी क्रोधित होकर कहते हैं, सच सच बता, कौन है तू, वरना अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर बाबा जी जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम चामुंडाय विच्चाय नमः, ओम चामुंडाय विच्चाय नमः। तभी अचानक राधा की आवाज बदल जाती है और वो बाबा जी को हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं रोज मोहन को जंगल से गुजरते हुए देखती थी। मैं मोहन की सुंदरता पर मोहित हो गई थी। फिर मैंने देखा कि राधा मोहन और अपने सास ससुर को दिन रात परेशान करती है, और एक दिन मौका पाकर मैंने राधा के शरीर में प्रवेश कर लिया। मुझे कुछ मत करना, मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। फिर हवा का एक तेज झोंका उस घर से बाहर चला जाता है और राधा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद राधा को होश आता है। सारी असलियत जानने के बाद राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए,
मैं आज के बाद आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शिक्षा, हमें हमेशा अपने परिवार वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और अपना हर फर्ज निभाना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था, जिसके ऊपर फल की जगह सोने के सिक्के लगते थे। जो भी इंसान उन सोने के सिक्कों की लालच में उस पेड़ पर चढ़ता, पेड़ के ऊपर बैठा भूत उन्हें पकड़कर खा जाता। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। उसी जंगल के पास वाले गांव में एक लालची बनिया रहता था। बनिया एक नंबर का बेईमान और लालची किस्म का इंसान था। अपने दुकान पर आने वाले ग्राहकों को मिलावटी सामान बेचकर उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। उसके यहाँ भोला नाम का एक नौकर काम करता था। भोला अपने नाम की तरह सच में भोला था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। अरे भोला कहाँ मर गया, जल्दी बाहर आ। भोला बनिया के पास आता है। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ हाँ, हमारी दुकान का सामान खत्म हो रहा है। आज ही शहर जाकर सारा सामान लाना होगा। अब तू भी मेरे साथ चल। ठीक है मालिक। दोनों एक बैलगाड़ी में बैठकर शहर की बड़ी दुकान पर पहुंचते हैं। उस दुकान में ज्यादा ग्राहक होने की वजह से उन दोनों को सामान लेने में बहुत देर हो जाती है। दोनों सारा सामान बैलगाड़ी में रखकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वही जंगल पड़ता है। अरे आज तो बहुत देर हो गई। रात को ये जंगल कितना डरावना दिखाई दे रहा है। मुझे ठीक से रास्ता समझ नहीं आ रहा है। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। देखते ही देखते दोनों जंगल के बीचों बीच उसी सोने के सिक्कों के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वो पेड़ दिखाई देता है। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। ये तो एक सोने के सिक्कों का पेड़ है। क्या बात है, इतने सारे सोने के सिक्के। बनिया अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उन सिक्कों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी भोला उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे रुकिए मालिक, लालच में मत पड़िए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। आप ही सोचिए, सोने के सिक्कों का पेड़, ये भला कैसे हो सकता है? अरे भोला, तू तो सच में भोला है। पेड़ पर लगे इतने सारे सोने के सिक्के तुझे दिखाई नहीं दे रहे? अरे भाई, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करता हूँ। अरे पगले, यही तो मौका है अमीर बनने का। चल हट। बनिया पेड़ पर चढ़कर बहुत सारे सोने के सिक्के तोड़कर एक बड़े कपड़े में समेट के उसे बांध लेता है। तभी वो भूत दोनों के सामने आ जाता है। लालची इंसानों, आखिर तुम भी मेरे जाल में फंस गए। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी बनिया देखता है कि सारे सोने के सिक्के सांप और बिच्छू में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? सांप, बिच्छू, बचाओ! मैंने कहा था ना मालिक, लालच मत करिए। अरे अब इन सब बातों का क्या फायदा? अरे मर गए रे। अरे भाग भोला, अपनी जान बचा, भाग।
और दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। भूत भी उनके पीछे भागता है। कहां तक भागोगे? आज तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। तभी सामने उन दोनों को एक कुटिया दिखाई देती है। मालिक, वो देखिए, सामने एक कुटिया है, जल्दी से उसके अंदर चलिए। दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस कुटिया के अंदर चले जाते हैं। कुटिया के अंदर एक साधु महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। बनिया साधु महाराज के पैरों में गिर जाता है। हमें बचा लीजिए महाराज, एक भूत हमारे पीछे पड़ा है। साधु महाराज का ध्यान भंग हो जाता है। अरे कौन हो तुम दोनों, और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बनिया साधु महाराज को सारी बातें बता देता है। तभी उन दोनों का पीछा करते हुए वो भूत कुटिया के पास आ जाता है। बाहर निकलो, आज तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन है। साधु महाराज बाहर आते हैं। बनिया और भोला दोनों डर के मारे साधु महाराज के पीछे खड़े हो जाते हैं। तू इन दोनों को क्यों मारना चाहता है? हाँ? इन दोनों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जाने दो इन्हें। अरे साधु, मैं तो तुझे भी मार के खा जाऊंगा, तू अपने बारे में सोच। अरे मर गया रे, अब मुझे कौन बचाएगा? और तभी बनिया अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? भूत बनिया को पकड़ लेता है। अब कहाँ जाओगे? साधु महाराज, जल्दी कुछ कीजिए। साधु महाराज एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। समझा, इस भूत की जान एक गुड़िया में बसी है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम जल्दी से सामने उस नदी के किनारे बनी गुफा में जाओ। तुम जैसे ही उस गुफा के अंदर जाओगे, तुम्हें अंदर बहुत सारी काले रंग की गुड़िया उल्टी झूलती हुई दिखाई देगी। उसमें से एक गुड़िया को तुम्हें मारना है। लेकिन महाराज, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उनमें से जो गुड़िया एक आंख से कानी होगी, तुम उसे पकड़कर ये मंत्र 3 बार पढ़ देना और उसकी गर्दन उखाड़ देना। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ, आप जल्दी से मुझे वो मंत्र बता दीजिए। साधु महाराज भोला को वो मंत्र बता देते हैं। भोला भागकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही भोला को उल्टी झूलती हुई गुड़िया दिखाई देती है। अरे मर गया रे, यहाँ तो इतनी सारी गुड़िया हैं, लेकिन वो एक आंख वाली गुड़िया तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी भोला की नजर गुफा के कोने में लटक रही एक गुड़िया पर पड़ती है, जिसकी एक आंख नहीं होती। हाँ, मिल गई, लगता है यही वो गुड़िया है। भोला दौड़कर जाता है और उस गुड़िया को पकड़ लेता है और फिर साधु महाराज का बताया हुआ मंत्र 3 बार पढ़कर उसकी गर्दन उखाड़ देता है। और देखते ही देखते उस गुड़िया के साथ वहां मौजूद सभी गुड़िया जलने लगती हैं और दूसरी तरफ वो भूत भी जलने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं! और भूत जलकर वहां से गायब हो जाता है। फिर भोला भागकर बनिया के पास जाता है। आप ठीक हैं मालिक? आज मेरे लालच ने तो मेरी जान ही ले ली थी। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा।
और इसी तरह फिर एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। शिक्षा, हमें लालच से कोसों दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। आपके लड़के की कुंडली में मंगल बड़ा ही अशुभ प्रभाव दे रहा है और साथ ही शनि की नीच दृष्टि वैवाहिक सुख को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही है। अब क्या बोलूं, ये कुंडली तो दुर्योगों से भरी पड़ी है। इस वक्त इसका विवाह ना ही करें तो बेहतर होगा। तभी राजू के पिताजी कहते हैं, ऐसा ना कहिए पंडित जी, बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया है, वरना इस नालायक को कौन अपनी लड़की देने वाला है। अब बस आपका ही सहारा है, कोई तो उपाय निकालिए। फिर काफी सोच विचार करने के बाद पंडित जी एक उपाय निकालते हैं। फिर पंडित जी बताते हैं कि राजू की शादी पहले गांव के बाहर जो पुराना पीपल का बड़ा पेड़ है उस पेड़ के साथ करनी होगी और उसके बाद देविका के साथ उसका विवाह किया जा सकता है। फिर राजू और देविका के परिवार वाले पहले राजू की शादी उस पीपल के पेड़ के साथ कर देते हैं और बाद में देविका के साथ। लेकिन उस पीपल के पेड़ के ऊपर रहने वाली चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और वो समझती है कि राजू और उसकी शादी हो चुकी है। फिर वो देविका के शरीर में प्रवेश कर लेती है और राजू के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन राजू की माँ उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे निखट्टू, कब तक घर में बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? अब तो तेरी शादी हो गई है, कुछ तो शर्म कर। क्या माँ, सुबह सुबह फिर से तुम्हारा भाषण शुरू हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही खुद का व्यापार शुरू करने वाला हूँ। अरे बेटा, तू किसे बेवकूफ बना रहा है, मुझे या अपने आप को? पिछले 5 सालों से यही सुनते आ रही हूँ। बस बहुत हो गया, मैं कुछ नहीं जानती। कल से अपना और अपनी पत्नी के राशन पानी का इंतजाम तू खुद कर ले। अब तेरा बोझ हम लोग और नहीं उठा सकते। इतना कहकर राजू की माँ वहाँ से चली जाती है। फिर राजू सोच में डूब जाता है। तभी देविका उससे कहती है, सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, आपको कहीं काम करने जाने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे पास रहिए। अरे भाग्यवान, अगर कमाने नहीं जाऊंगा तो अपना गुजारा कैसे होगा? तुमने सुना नहीं माँ क्या कह के गई है? अभी आप बेफिक्र होकर सो जाइए, मेरे पास एक जादुई पोटली है। फिर देविका उसे एक लाल रंग की पोटली दिखाती है। आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे इस पोटली में हर सुबह आपको मिल जाया करेंगे। बस ये राज हम दोनों के बीच रहना चाहिए। राजू अपनी पत्नी की बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और आराम से सो जाता है। फिर अगली सुबह जब राजू की आंख खुलती है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस पोटली में सच में पैसे हैं। फिर यही रोज की बात हो जाती है। अब राजू सारा दिन मजे से घर में आराम करता। एक दिन राजू देविका से कहता है, अरे वाह, हमारे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक बार ये जादू की पोटली हमें इतने पैसे दे दे कि हम अपने इस पुराने और छोटे घर को तुड़वाकर एक नया मकान बनवा लें। तभी देविका राजू से कहती है, आप चिंता मत करिए जी, मुझे पूरा यकीन है कल ये जादू की पोटली आपको इतने पैसे जरूर दे देगी कि आप एक नया मकान बनवा सके। फिर अगली सुबह जब राजू नींद से जागने पर देखता है कि वो जादुई पोटली बहुत सारे रुपयों से भरी है। अब तो राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपना नया घर बनवाने की तैयारी में जुट जाता है। फिर अगले दिन राजू गांव के सेठ धनीराम की दुकान पर घर बनाने के लिए लोहा और बजरी खरीदने पहुंच जाता है। और फिर सारा सामान खरीदने के बाद राजू सेठ धनीराम को नोटों का एक बंडल देता है। धनीराम तुरंत अपने नोटों के बंडल को पहचान लेता है और राजू से कहता है, अरे ये तो मेरे ही पैसे हैं जो कल रात मेरे घर से चोरी हो गए थे। राजू धनीराम की चोरी वाली बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है।
वाह भाई, तू तो कमाल का चोर निकला। मेरे पैसों से मेरी ही दुकान पर सामान खरीदने आया है। देख, मैं तुझे माफ कर दूंगा। चुपचाप मेरे सारे पैसे लौटा दे, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। राजू धनीराम की धमकी से बुरी तरह डर जाता है और धनीराम के सारे पैसे उसे लौटा देता है और उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद राजू सच्चाई का पता लगाने के लिए रात को सोने का नाटक करता है। फिर आधी रात के बाद वो देखता है कि देविका अचानक एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई है और वो घर के बाहर चली जाती है। तब राजू उसका ये रूप देखकर घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी के अंदर एक चुड़ैल का वास है। फिर राजू उसका पीछा करता है और उसे लोगों के घरों में चोरी करते देख लेता है। फिर अगले दिन राजू पंडित जी को जाकर सारी बात बता देता है। राजू की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं, ये सब काम चोरी और आलस का फल है। मैं जानता हूँ पंडित जी, बस आप मुझे इस चुड़ैल से बचा लीजिए। मैं कसम खाता हूँ आगे से सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। अब बस इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक उपाय है। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम अभी जाकर वो पोटली मुझे लाकर दे दो। फिर राजू भागकर घर से वो पोटली लाकर पंडित जी को दे देता है। दोनों उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और पंडित जी उस पोटली को पेड़ से बांधकर वहाँ हवन चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ देविका के शरीर में रह रही चुड़ैल छटपटाने लगती है और देखते ही देखते वो हवन कुंड के सामने खड़ी हो जाती है और देविका के शरीर से बाहर आ जाती है। फिर पंडित जी से कहती है, मैं इतनी आसानी से राजू का पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। इस लड़की के शरीर को छोड़कर चली जा। मेरी बात मान ले चुड़ैल, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तू मुझे नहीं जानता पंडित, इसलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है आज तेरा आखिरी दिन है। तो तू नहीं मानेगी तो ठीक है, अब मजा देख। और फिर पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। हवन कुंड की अग्नि देखते ही देखते बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। चुड़ैल उस पोटली के अंदर कैद हो जाती है। अरे अरे ये कैसे हो गया? अरे मुझे छोड़ दे पंडित, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर पंडित जी उस पोटली को उठाकर हवन कुंड में डाल देते हैं। फिर उस पोटली के साथ चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। शिक्षा, लालच और मुसीबत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे दूर ही रहने में हमारी भलाई है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। यमुना नदी के किनारे एक गांव था, रतनपुर। उस गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल बहुत ही अजीब थी। एक दिन, मुनिया के बापू, जल्दी अंदर आइए। सुरेश अभी नींद में था, चिल्लाकर बोला, क्या हुआ? गला क्यों फाड़ रही हो? ये देखो। अरे, ये कैसे हुआ? मुनिया, क्या हुआ बेटा? उससे क्या पूछ रहे हैं? बेचारी तभी से डरी सहमी हुई है। लेकिन ये तो कोई गंभीर बीमारी लगती है। हाँ, देखो तो, बेचारी की चुटिया ही काट ली किसी ने। राम राम। लेकिन एक भी बाल आसपास नहीं दिख रहा। हाँ, ये हुआ क्या समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे ही 2-4 दिन मुनिया को देखने और सांत्वना देने वाले भी आए। अब कुछ शांति हुई ही थी कि एक दिन क्या हुआ रामू, तू हंस क्यों रहा है? अरे काका, वो
के बच्चे कुछ बता भी। रूपा काकी की चुटिया कट गई हैं? हाँ, और मुन्नी भी। अच्छा, पर काहे? आप भी पूछ लो। चल कर देखता हूँ। का हुआ मुन्नी? ये का हल्ला मचा हुआ है? तभी मुन्नी बाहर आती है। ये का सुन रहा हूँ? कैसे हुआ सब? अरे का बताएं चच्चा, रात में रोज की तरह खा पी के सोए और सुबह देखे तो अरे राम राम, पहले तो मुझे लगा कोई बीमारी है, लेकिन ये तो लगता है पक्का किसी डायन या चुड़ैल का काम है। अब तो रतनपुर में ये औरतों की चोटी काटे जाने वाली खबरें आम हो गई। अगले ही दिन, सरिता, आज बहुत गर्मी है, मेरा बिस्तर बाहर लगा देना। जी ठीक है। सरिता ने रमेश का बिस्तर बाहर और अपना और चुनिया का आंगन में लगा लिया। रात में रमेश को प्यास लगती है। बड़ी प्यास लगी है, लगता है सरिता ने पानी नहीं रखा। कोई नहीं, खुद ही ले लेता हूँ। अंदर जाने पर वो देखता है कि सरिता के बिस्तर के सिरहाने चुड़ैल खड़ी है। वो एक हाथ से सरिता की चोटी पकड़े हुए है और चाकू से उसकी चोटी काट रही है। वो जोर से चिल्लाया, चुड़ैल, बचाओ बचाओ, चुड़ैल। सरिता और चुनिया उठ गए। गांव वाले भी फौरन आ गए। देखते हैं चुड़ैल हाथ में सरिता की चोटी लिए खड़ी है। भीड़ देखकर वो हंसते हुए बोली, आते आते बहुत देर कर दी। सरिता तो डर के मारे बेहोश हो गई, पर बाल तो जा ही चुके थे। अरे आखिर चाहती क्या हो? पर चुड़ैल उनकी बात अनसुनी करके सरिता की चोटी घुमाते हुए सबकी आंखों के सामने गायब हो गई। चोटी वाली चुड़ैल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और गांव में बातें चलने लगी। मुनवा, सुना है कल तेरी भाभी की भी चोटी चुड़ैल ले गई। हाँ हाँ, उन्हीं के घर मिलने जा रहा हूँ। वैसे तो ठीक ही रहा, कम से कम अब सर पर पल्लू तो टिकेगा। हाँ, ये बात सही कही आपने। इतना कह के दोनों वहां से चले गए। इसी तरह चुड़ैल का डर सारे गांव में बढ़ता गया और लोग घर छोड़कर वहां से जाने लगे। तभी कुछ गांव के लोग आपस में बात करने लगे, क्यों ना सरपंच जी के पास चले। हाँ, सरपंच जी ने दुनिया देखी है, कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ हाँ चलो। और सभी गांव वाले सरपंच जी के घर पहुंच गए। समस्या सुनकर सरपंच ने कहा, समस्या तो सच में गंभीर है। मेरी अम्मा की भी है, आपके यहाँ भी? हाँ, अब क्या करें, चुड़ैल पर किसी का वश है क्या? कोई तो उपाय होगा सरपंच जी। इसके लिए किसी ओझा से मिलकर बात करनी होगी। तभी मदन बोलता है, अगर हमें अपने गांव से इस चुड़ैल का साया हटाना है तो हमें उसकी चोटी काटनी पड़ेगी। मेरी नानी ने मुझे बताया था कि हर चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। अगर हम किसी तरह उसकी चोटी काटने में सफल हो गए तो उससे अपना गांव छुटकारा पा जाएगा। बताओ कौन जाएगा चुड़ैल के पास? मैं उसे बताऊंगा कि क्या करना है। अरे मदन भैया, हम मुखिया जी के पास आए हैं मदद मांगने, वही जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? मैं गया तो गांव कौन संभालेगा? इस रामू को भेज देते हैं। अरे ओ मुखिया, पगला गया है क्या? भरी जवानी में मौत के मुंह में चला जाऊं? तुम सब छोड़ो, मैं चला जाऊंगा। देखो
वो चुड़ैल अपना काम तभी करती है जब कोई सो रहा हो। आज तक कोई जगा हुआ इंसान उसका शिकार नहीं हुआ है ना? हाँ, सो तो है। तो आज रात सभी को जागते रहना है, सिर्फ मैं सोने का नाटक करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। फिर मदन नकली चोटी लगाकर और साड़ी पहनकर पंचायत के चबूतरे पर ही सो गया। रात के 12 बजे चुड़ैल वहां आई। आज पूरे गांव में घुमाई, कोई सोया ही नहीं। तभी उसकी नजर चौक पर सोए मदन पर पड़ी। ये औरत यहाँ क्यों सोई है? लगता है घर में झगड़ा हुआ होगा। खैर मुझे क्या, मुझे तो बाल चाहिए। चुड़ैल ने चोटी काटने के लिए जैसे ही चोटी पकड़ी, वो निकलकर उसके हाथ में आ गई। इसके लिए वो तैयार नहीं थी, इसलिए 2 पल के लिए वो कभी चोटी तो कभी चाकू को देखने लगी। इसी समय का फायदा उठाकर मदन ने उसकी चोटी काट ली। पहले तो वो डर गई, फिर भी हिम्मत करके बोली, कौन है तू? बता कौन है तू, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। तेरी चोटी मेरे पास है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मदन उसकी चोटी दिखाते हुए हंसता है। मेरी चोटी दे दे, दे दे मेरी चोटी, मेरी चोटी दे दे। चीखते हुए मदन की तरफ बढ़ी। हाँ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अभी इसे जला दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नहीं करूंगा, पर एक शर्त पर। हाँ, मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है, बस ये चोटी दे दो। अभी नहीं, पहले ये बताओ तुम इन बालों का क्या करती हो? मैं इन्हें एक कुएं में डाल रही हूँ, उसे भरने के लिए। वो क्यों? जब वो कुआं भर जाएगा तो मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। चलो वो कुआं मुझे दिखाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारी चोटी दे दूंगा। चलो ये चोटी मुझे दे दो, इसकी मदद से हम जल्दी पहुंचेंगे। नहीं नहीं, मुझे जल्दी नहीं, पैदल ही चलते हैं। वो मदन को लेकर चलने लगी और गांव वाले भी जलती हुई मशालें लेकर उसके पीछे पीछे आ गए। सब उसकी गुफा तक पहुंच गए, जहां कुएं के अंदर उसने बाल जमा कर रखे थे। आधा कुआं तो भर गया है। देखो, दिखा दिया ना, अब जल्दी से मेरी चोटी दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। कहते हुए मदन ने उसकी चोटी भी कुएं में फेंक दी। अरे बेवकूफ, ये क्या किया? अब मैं इतने बालों में से अपनी चोटी कैसे ढूंढूंगी? वो देखो, बीच में पड़ी है। चुड़ैल कुएं में जाकर अपनी चोटी ढूंढने लगी। उसके कुएं में उतरते ही गांव वालों ने अपनी अपनी मशालें कुएं में फेंक दी। वो धू धू करके जलने लगा। अरे बचाओ रे कोई, मैं सबके बाल वापस कर दूंगी, बचाओ। साथ ही वो चुड़ैल भी जलकर भस्म हो गई। शिक्षा: अगर मिलजुल कर किसी समस्या का हल ढूंढा जाए तो समस्या अवश्य दूर हो जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। एक बार की बात है, रतनपुर नाम के गांव में मीठी अपने पिताजी उमेश और सौतेली माँ रमा के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उससे बहुत काम करवाती। मीठी, कुएं से पानी लेकर आओ। हाँ माँ, अभी लाती हूँ। रास्ते में धूप से बचने के लिए वो एक लीची के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसका ध्यान लीची के पेड़ की तरफ गया। लगता है इसको पानी की जरूरत है, मैं आज इसमें थोड़ा पानी जरूर डालूंगी। लौटते समय मीठी अपने घड़े से थोड़ा पानी लीची के पेड़ में डाल देती है। अब ये उसका रोज का नियम हो गया। जाते समय थोड़ी देर रुकती और आते समय थोड़ा पानी उसमें डाल देती। उसी पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी।
इतना ठंडा और मीठा पानी बड़े दिनों के बाद मिला है। एक दिन चुड़ैल ने सोचा, क्यों ना इस लड़की को दोस्त बनाया जाए। बहुत दिनों से मैंने कोई इंसान नहीं खाया। और वो मीठी की हम उम्र लड़की का रूप बनाकर कुएं पर बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? मीठी। और तुम्हारा? अम्बी। अम्बी? अम्बी तो खट्टी होती है। तुम मीठी और मैं खट्टी, मतलब मीठी खट्टी। नहीं, मीठी खट्टी नहीं, मीठी अम्बी। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती है। अरे, मुझे तो तुमसे बातें करके बड़ी देर हो गई। और जल्दी से घड़ा लेकर घर के लिए चल दी। थोड़ा सा पानी उसने लीची के पेड़ में भी डाल दिया। चुड़ैल बहुत दिनों से अकेली रह रही थी। उसे मीठी का साथ अच्छा लगा। वैसे मीठी अच्छी लड़की है, क्यों ना इसे अपनी दोस्त बना लूं। ऐसे ही रोज मीठी और अम्बी कुएं पर मिलती और ढेर सारी बातें करती, खूब हंसती खिलखिलाती। एक दिन, आज तो बड़ी देर हो गई, मीठी पानी लेने नहीं आई। क्यों ना उसके घर जाकर देखूं। ये सोचकर चुड़ैल मीठी के घर पहुंच गई। वहाँ उसने देखा, मीठी, अभी तक तुमने बर्तन नहीं धोए और पानी भी नहीं लाई। बस माँ, खाना खाकर अभी बर्तन धोती हूँ। कब से खा रही हो? जल्दी उठो, बहुत काम है। खाना खाकर मीठी बर्तन धोने लगी। आज मैंने लीची के पेड़ में पानी भी नहीं डाला और ना ही अपनी दोस्त से मिल पाई। तभी चुड़ैल ने जादू से पूरे बर्तन 1 मिनट में धो डाले। मीठी आश्चर्य से यहाँ वहाँ देख रही थी कि चुड़ैल उसके शरीर में प्रवेश कर गई और वापस आकर सोफे पर लेट गई। अच्छा, तो राजकुमारी आराम फरमा रही है। बर्तन कौन धोएगा? धुल गए। रमा को मीठी की आवाज भारी सी लगी। अच्छा, जादू से धोए हैं क्या? हाँ। अब झाड़ू कौन लगाएगा? कपड़े कौन धोएगा? तुम। और कौन? अच्छा, तो मुझे जवाब देती है। ये कहते हुए रमा ने मीठी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया। पर मीठी रोज की तरह रोई नहीं, तो रमा को और तेज गुस्सा आ गया। मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि मीठी ने उसका हाथ पकड़कर गोल घुमाकर छोड़ दिया। रमा तेजी से गोल गोल घूमने लगी। कुछ देर तक घूमने के बाद रमा ने एक बार फिर हाथ उठाने की कोशिश की। इस बार एक धक्के में रमा घर के चारों कोनों में टकराई और फिर एक कोने में जाकर गिर पड़ी। अब जाकर कपड़े धो। जाती हूँ। वो आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद रमा कपड़े धोकर कमरे में आई। जाओ, जाकर झाड़ू पोछा करो। रमा कुछ बोलने ही वाली थी कि मीठी की लाल लाल आंखें देखकर डर गई। लगाती हूँ, अभी झाड़ू लगाती हूँ। इतने में मीठी के पिताजी आते हैं। उन्होंने पहले कभी रमा को काम करते हुए नहीं देखा था। रमा, तुम काम क्यों कर रही हो? मीठी कहाँ है? रमा जोर जोर से रोने लगी और उंगली से इशारा किया जहाँ मीठी आराम से लेटी हुई थी। मीठी, मैं क्या देख रहा हूँ? मीठी के पिताजी उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं, पर मीठी को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। ये देखकर मीठी के शरीर में घुसी चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। उमेश समझ जाता है कि मीठी पर चुड़ैल का साया है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? तभी चुड़ैल मीठी के शरीर से निकलकर लहराती हुई सामने खड़ी हो गई और गूंजती हुई आवाज में उसने कहा, मैं अम्बी हूँ। क्या कहा? अम्बी मतलब लीची वाली चुड़ैल? हाँ, और मीठी मेरी दोस्त है।
तुम लोग उसे बहुत परेशान करते हो। मैं तुम सबको खा जाऊंगी। उमेश और रमा डर के मारे थर थर कांपने लगे। हमें माफ कर दो अम्बी, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं कसम खाती हूँ मिठी को अपनी सगी बेटी की तरह ही रखूंगी। नहीं, तुम सब झूठे हो। अम्बी को बहुत गुस्सा देखकर मिठी बोली, नहीं नहीं अम्बी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना। मेरे माँ पिताजी को कुछ मत करो। नहीं, इन्हें सबक मिलना जरूरी है। तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, अभी छोड़ देती हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बुलाना, मैं फौरन आ जाऊंगी। और फिर उस दिन के बाद से रमा ने कभी मीठी को तंग नहीं किया। शिक्षा: हमें किसी के भोलेपन या मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। मंगल ग्रह की चुड़ैल। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी सारी फसल बैलगाड़ी में लाद दो। तुम सबको दिखाई नहीं देता? ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अगर बारिश हो गई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी हरिया कहता है, अरे सेठ जी आप फिक्र मत करिए, बस थोड़ी देर में हम सारी फसल बैलगाड़ी में लाद देंगे। चलो भाई मोहन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली चमकती है और कोई बड़ी सी चमकीली चीज वहीं पास के खेत पर आकर गिरती है। उस चीज के जमीन से टकराने से वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई भयानक चीज नीचे गिरी है। हाँ तुमने सही कहा, चलो चलकर देखते हैं। सभी गांव वाले भागकर उस गड्ढे के पास जाते हैं। उन्हें गड्ढे के अंदर एक बड़ा अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। अरे ये क्या चीज है? तभी अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है। चुड़ैल की नजर जैसे ही गांव वालों पर पड़ती है तो तुम लोग पृथ्वी के वासी हो? हाँ, हम लोग तो पृथ्वी के वासी हैं। पर तू कौन है? कहाँ से आई है? मैं मंगल ग्रह से आई हूँ। अरे मर गए रे, हमारे गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक क्या कम था, जब ये मंगल ग्रह की भी चुड़ैल हमें परेशान करने के लिए आ गई। तभी चुड़ैल की नजर बैलगाड़ी पर रखे अनाज पर पड़ती है। चुड़ैल आगे बढ़कर बैलगाड़ी के ऊपर रखा सारा अनाज खा लेती है। कितना स्वादिष्ट भोजन है पृथ्वी का, मेरा तो पेट भर गया। मजा आ गया। चुड़ैल बैलगाड़ी में आग लगा देती है। चुड़ैल की इस हरकत को देख सभी गांव वाले बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े होते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाओ, वरना ये चुड़ैल अनाज के साथ साथ हमें भी खा जाएगी। अरे मर गया रे, तुम सब मुझे अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? मेरे लिए रुको तो। अगले दिन गांव की एक औरत जब कुएं पर पानी भरने जाती है, तभी अचानक से कुएं के अंदर से वो चुड़ैल बाहर निकल आती है। कितना मीठा पानी है इस कुएं का। अचानक अपने सामने इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर औरत बुरी तरह डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अरे कोई बचाओ, हमारे गांव के कुएं में चुड़ैल आ गई है। अरे रुक जा, भागती कहाँ है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उस औरत की चोटी पकड़ लेती है। अब मैं तुझे अपने मंगल ग्रह पर ले जाऊंगी। अरे तेरा सत्यानाश हो, मुझे कहाँ लिए जा रही है? अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे राजू के पापा बचाओ। चुड़ैल उस औरत को लेकर वहां से चली जाती है। फिर चुड़ैल कुएं के पानी के साथ साथ गांव के तालाब के पानी पर भी अपना कब्जा कर लेती है, जिससे गांव वालों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिलता। अरे भाई, अब क्या करें? इस चुड़ैल ने तो हमारे गांव के कुएं के साथ साथ तालाब पर भी अपना कब्जा कर लिया है। हाँ चंपक भाई, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है
कि आखिर बिना पानी के हम लोग कितने दिन जिंदा रह पाएंगे। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। जैसे ही मोहन और चंपक उस चुड़ैल की तरफ देखते हैं, तभी चुड़ैल अपने जादू से उन दोनों को अपने वश में कर लेती है। अब तुम दोनों वही करोगे जो मैं चाहूंगी। हम मंगल ग्रह के वासी हैं, हम मंगल ग्रह के वासी हैं, हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। यही दोहराते दोहराते दोनों चुड़ैल के अंतरिक्ष यान की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें रास्ते में हरिया मिलता है। अरे चंपक, अरे मोहन, भाई तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? और ये तुम दोनों क्या बड़बड़ा रहे हो? ए चल, हमारे रास्ते से हट, हम मंगल ग्रह के वासी हैं, हम अपने ग्रह पर वापस जा रहे हैं। तभी हरिया की नजर चुड़ैल और उसके अंतरिक्ष यान पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि चुड़ैल ने उन दोनों को अपने वश में कर रखा है। अरे मूर्खों, तुम लोग मंगल ग्रह के वासी नहीं बल्कि स्वर्गवासी बनने जा रहे हो। फिर मोहन हरिया को धक्का देता है और दोनों आगे चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुका तो कहीं ये चुड़ैल मुझे भी ना पकड़ ले। जान है तो जहान है। इतना कहकर हरिया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन गांव का जो भी आदमी चुड़ैल के सामने आता, चुड़ैल उसे अपने वश में कर लेती। देखते ही देखते गांव के आधे से ज्यादा लोग चुड़ैल के वश हो जाते हैं। फिर गांव के बचे हुए लोग चुड़ैल के डर के मारे घर से बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं। इस तरह गांव वाले डर के साए में कुछ दिन बिता लेते हैं, लेकिन अनाज और पानी न होने के कारण उनका घर में रुकना भी मुश्किल हो जाता है। तभी एक दिन गांव के बचे हुए लोग इकट्ठा होते हैं। अरे भाइयों, कुछ करना होगा, वरना इस गांव में कोई नहीं बचेगा। वो चुड़ैल सभी गांव वालों को अपने साथ मंगल ग्रह पर ले जाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो चुड़ैल इतनी ज्यादा ताकतवर है कि मेरी तो समझ में नहीं आता कि हम कैसे उसका मुकाबला करें। तभी बब्बन कहता है, अरे कालिया, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह चुड़ैल ही दूसरी चुड़ैल को मार सकती है। अरे कहना क्या चाहते हो बब्बन, साफ साफ कहो। मेरे पास बहुत बढ़िया तरकीब है। आपको वो चुड़ैल याद है ना, जिसे हमने गुफा के अंदर बंद कर दिया था? हम उसे आजाद करेंगे और उसकी मदद से उस मंगल ग्रह वाली चुड़ैल को खत्म कर देंगे। अगले दिन बब्बन और हरिया उस गुफा के पास पहुंचते हैं और गुफा के मुंह पर रखा बड़ा पत्थर हटा देते हैं। जैसे ही गांव वाले पत्थर हटाते हैं, अंदर से सफेद साड़ी वाली चुड़ैल हंसते हुए बाहर निकलती है। मैं आजाद हो गई। अब मैं आजाद हो गई। तभी उसकी नजर बब्बन पर पड़ती है। अरे बब्बन, तू यहाँ? तो तूने मुझे इस गुफा की कैद से आजाद किया है? हाँ चुड़ैल दीदी, हम सभी गांव वाले बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारे गांव में एक चुड़ैल आई है जिसने पूरे गांव में तबाही मचा कर रखी है। क्या? चुड़ैल आई है? मेरे होते हुए इस गांव में दूसरी चुड़ैल? हाँ दीदी, वो मंगल ग्रह से आई है। बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है वो। अरे तू चिंता मत कर बब्बन, मैं किसी मंगल शनि ग्रह की चुड़ैल से नहीं डरती। तू सिर्फ मुझे उस चुड़ैल के पास लेकर चल, फिर देख मैं उस चुड़ैल को कैसे सबक सिखाती हूँ। देखते ही देखते वो चुड़ैल एक भयानक रूप धारण कर लेती है। बेलापुर गांव में इंद्र कुमार नाम का एक वैज्ञानिक रहता था। उसका पूरा जीवन खोज और आविष्कार में ही बीता, पर उसने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा आविष्कार किया था, उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। जब उसे ये एहसास हुआ कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तो उसने अपने पोते को बुलाया। नरेंद्र, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। आप आए दिन इतनी सीरियसली बात क्यों करते हैं दादाजी? मेरी बात ध्यान से सुन। एक ऐसा राज है जो आज तक सबसे छुपा हुआ है।
क्या मैं आपका गोद लिया हुआ पोता हूँ दादाजी? अरे नहीं नालायक, मेरा एक ऐसा आविष्कार है जो सबके सामने आ जाए तो तहलका मचा दे। तो आपने अभी तक तहलका मचाया क्यों नहीं दादाजी? हे भगवान, ये तेरी हंसी ठिठोली तो मुझे मरने नहीं देगी। चुप हो जा और मेरी बात सुन। मैं वो आविष्कार किसी बड़े आदमी को बेचना चाहता था। अब तू ही संभाल और जैसा ठीक लगता है कर। पर ऐसा क्या है दादाजी, और आप कहीं नहीं जा रहे हैं? हाँ, मैंने समय में यात्रा करने वाली एक टाइम मशीन बनाई है जिसमें बैठकर कोई भी इंसान भविष्य काल और भूतकाल में जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, उस टाइम मशीन का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? कोई फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं क्या? ये ले तहखाने की चाबी और ये मशीन की चाबी। इसे 3 बार आगे पीछे करने से मशीन चालू हो जाएगी। आप क्या बात कर रहे हैं दादाजी? नरेंद्र तुरंत वहां से भाग जाता है और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त बिल्लू को बुला कर लाता है। उसे लेकर तहखाने में जाता है। दोनों दोस्त सामने खड़ी मशीन को देखकर दंग रह जाते हैं। नरेंद्र वापस दादाजी के कमरे की तरफ भागता है। देखता है कि इंद्र कुमार सुकून की नींद सोए हुए हैं, जैसे दिल से कोई बोझ हल्का हो गया हो। वो उन्हें उठाता है, पर वो तो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। नरेंद्र दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे यार, मुझे लगता है कि तेरे दादाजी मरते मरते तेरे साथ मजाक कर गए। भला इसमें बैठकर हम लोग समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, दादाजी ने कहा है तो ये सब सच ही होगा। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम इस मशीन का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए करें? पर दादाजी ने कहा था इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना। अरे तो हम कौन सा किसी का बुरा कर रहे हैं? अपनी भलाई करने में क्या बुराई है दोस्त, बताओ तो जरा। बात तो सही है। बचपन में मैंने दादाजी को किसी से कहते सुना था कि हमारे गांव के पास वाले जंगल में आज से 50 साल पहले कुछ डाकू एक बड़ा खजाना छुपाकर चले गए थे। लोगों ने उस खजाने को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं मिला। तो हम इस मशीन में बैठकर समय में 50 साल पीछे जाएंगे और जंगल में गड़ा हुआ वो खजाना लेकर आ जाएंगे। उसके बाद तो जिंदगी भर मौज करेंगे दोस्त। अरे पर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे क्या होगा, कोई भूत पकड़ लेगा क्या? बच्चों जैसी बातें छोड़ और चल फटाफट। तो चलो फिर, देर किस बात की? दोनों मशीन में बैठ जाते हैं। नरेंद्र मशीन शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सालों पीछे जाने लगते हैं। लगता है हम दोनों पहुंच गए हैं। अरे ये क्या, सामने से कुछ डाकू आ रहे हैं। ओह, मतलब ये डाकू मंगल सिंह अपने आदमियों के साथ खजाना लेकर आ रहा है। सुनो, अब जल्दी से इस पेड़ के पास सारा खजाना छुपा दो। हाँ हाँ सरदार, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि हमने सारा खजाना कहाँ छुपा रखा है। अरे अब तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से खुदाई शुरू करो। हे भगवान, इतना सारा पैसा! हे भगवान, इतना सारा पैसा और सोना! बिल्लू का मुंह खुला रह जाता है। अरे मुंह बंद कर ले, मुंह में मच्छर ना चला जाए। और कहीं गलती से आवाज निकल गई ना तो ये मंगल सिंह हम दोनों को ही मच्छर की तरह मसल देगा। डाकू जमीन में खजाने से भरा बक्सा गाड़ देते हैं। हमारा काम हो गया है, अब यहाँ से चलते हैं। चलो फटाफट खजाना लेकर यहाँ से पहली फुर्सत में रवाना होते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों खुदाई करके बक्सा बाहर निकाल लेते हैं। अरे भाई, ये बक्सा तो बहुत भारी है, लगता है हमारी आने वाली कई पीढ़ी बैठ कर खाएगी। तभी नरेंद्र कुछ सोचता है और घबरा जाता है।
अरे क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? अब तो खजाना हमें मिल चुका है। अरे अभी मुझे याद आया, मेरे दादाजी ने ये भी बताया था कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल भी रहती है, इसलिए इस खजाने को ढूंढने जितने लोग भी गए थे आज तक कोई वापस नहीं आया। अरे मर गए रे, भगवान करे अभी चुड़ैल सो रही हो। चलो भागते हैं यहाँ से। अपनी मशीन की चाबी तो उठा लो। अरे हाँ। अरे पर ये कौन बोला? दोनों ऊपर देखते हैं। पेड़ पर उन्हें एक डरावनी चुड़ैल बैठी दिखाई देती है। देखिए चुड़ैल जी, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की है, मैं तो बेकार में लालच पे पड़ गया। एक काम करते हैं, इस खजाने के 3 हिस्से कर लेते हैं, खुश? अरे ओ लालची इंसान, जान से ज्यादा खजाना प्यारा है क्या तुझे? देखिए चुड़ैल जी, हाँ पूरा खजाना ले लीजिए, बस हमें घर जाने दीजिए। मैंने तुम्हें घर जाने से कब रोका? पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आप हमारे साथ चलकर क्या करेंगी? तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे शहर ले चल। इस जंगल में मैं बोर हो गई हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि 50 साल के बाद की दुनिया कैसी है। आप तो काफी शौकीन चुड़ैल मालूम होती है, पर क्या है ना, इस मशीन में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो तुम मशीन चलाओ, मैं बैठती हूँ और इस बिल्लू को यहीं शेर और भालू के डिनर के लिए छोड़ जाते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, थोड़ा एडजस्ट करके तीनों बैठ जाते हैं। आधे रास्ते पहुंचने के बाद मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है, किसे मार कर खाऊं? नरेंद्र और बिल्लू पसीना पसीना हो जाते हैं। क्या ये दोनों वापस घर पहुंच पाएंगे या ये चुड़ैल किसी को मार के अपनी भूख मिटाएगी? ये जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में।